हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है ये 11वां क्लास है और 11वां दिन है। ठीक है, 11वां क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 10 दिन में 10 क्लास पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10 दिन में 10 क्लास में हम लोगों ने 150 पेज को समाप्त कर लिया है और आज तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अभी तक हम लोगों ने आदिकाल और भक्तिकाल को समाप्त कर लिया है। अब हम लोगों का चल रहा है रीतिकाल। रीतिकाल में हम भिखारीदास को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग 10 क्लास नहीं देखे हैं वो लोग देख सकते हैं। आज आपका 11वां दिन है और 11वां क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 151 नंबर पेज से 115 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 165। ठीक है, 165 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, भिखारीदास का रचना काल। भिखारीदास का रचना काल 1728 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। रचना काल माना जाता है उनका 1728 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। भिखारीदास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित है। इधर इनकी रचनाएं दी गई हैं। नाम कोश 1738 ईस्वी, यह कोश ग्रंथ है। रस सारांश 1742, रस के भेदों का वर्णन है। छंदारणो पिंगल 1742, छंदों का विस्तृत वर्णन है इसमें। काव्य निर्णय 1746, काव्य के भेदों का वर्णन। श्रृंगार निर्णय 1750, नायक नायिका भेद वर्णन है। विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है। दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है। शतरंज शतिका, शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन है। अमरकोश, संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है। अब यहाँ आप लोग देखिए, अक्सर पूछी जाती है जो रचना वो पूछी जाती है भिखारीदास का काव्य निर्णय। काव्य निर्णय का रचना काल है 1746 ईस्वी और श्रृंगार निर्णय का रचना काल है 1750 ईस्वी। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। 1746 में काव्य निर्णय और 1750 में श्रृंगार निर्णय। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? भिखारीदास की। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। अब यहाँ पद्माकर भट्ट की रचनाएं दी जा रही हैं, इसको देखिए। हिम्मत बहादुर बिरदावली, 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है इसमें और यह प्रबंध काव्य है। हिम्मत बहादुर बिरदावली किसकी रचना है? पद्माकर भट्ट की है। पद्माभरण अलंकारों का वर्णन है। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन है। जगत विनोद में क्या है? 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन है। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण है। गंगा लहरी, संस्कृत कवि जगन्नाथकृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है। प्रताप सिंह बिरदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है, यह प्रबंध काव्य है। हिम्मत बहादुर बिरदावली और प्रताप सिंह बिरदावली, ये बिरदावली दोनों क्या है? प्रबंध काव्य है। हिम्मत में 211 छंद हैं और प्रताप में 117 छंद हैं। कली 25 है, रास रसायन है। वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। अलीजा प्रकाश है। महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया है। महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया है यह अलीजा प्रकाश। ठीक है, इसमें से जो पूछी जाती है पद्माभरण पद्माकर की और हिम्मत बहादुर बिरदावली और उसके बाद से प्रताप सिंह बिरदावली। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। यह पूछा जाता है कि होली, फाग और त्योहारों का वर्णन किस लेखक में या किस कवि में मिलता है, किस कवि की रचनाओं में मिलता है? तो यह है पद्माकर भट्ट। रीतिकालीन किस कवि ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है? तो पद्माकर भट्ट ने। पूछने का तरीका उसका कुछ भी तरह से हो सकता है, तो याद रखिए होली, फाग और त्योहारों का वर्णन बस पद्माकर भट्ट ने किया है। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार्य निम्न है। अक्सर पूछा जाता है अलंकार निरूपक, रस निरूपक, सर्वांग निरूपक, तो ध्यान रखिए अलंकार निरूपक में कौन कौन आएंगे ग्रंथ? जसवंत सिंह का भाषा भूषण, जो कि बार बार पूछी जाती है। जसवंत सिंह का भाषा भूषण
मतिराम का ललित ललाम अलंकार पंचाशिका, भूषण का है शिवराज भूषण, ये भी पूछी जाती है। उसके बाद से श्रीधर कवि का है भाषा भूषण। देखिए जसवंत सिंह का भी है भाषा भूषण और श्रीधर कवि का भी है भाषा भूषण, जिसमें जसवंत सिंह की भाषा भूषण को कई बार पूछा गया है। उसके बाद से है रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ का रसिक मोहन, गोविंद कवि का करड़ाभरण। उसके बाद से दूल्हा का कवि कुल कंठाभरण पूछा गया है। ऋषिनाथ का अलंकार मणि मंजरी, राम सिंह का अलंकार दर्पण, पद्माकर का है पद्माभरण और गिरधर दास का है भारती भूषण। इसमें से चारों पूछी गई हैं कि जसवंत सिंह का भाषा भूषण, भूषण का शिवराज भूषण, दूल्हा का कवि कुल कंठाभरण और पद्माकर का पद्माभरण। ये क्या है? ये सारी जो रचना है ये अलंकार निरूपक रचना है। ठीक है, इसमें से इसके बाद भी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन ये चारों पूछी गई हैं। अब आगे काव्यांग निरूपक। उधर हम लोग देखे अलंकार निरूपक, अब इधर देखेंगे काव्यांग निरूपक। अब काव्यांग निरूपक को ही सर्वांग निरूपक ग्रंथ कहा गया। अब सर्वांग अलंकार निरूपक में अलंकार का वर्णन होता है, सर्वांग निरूपक में इसमें सभी अंगों का वर्णन होता है। जैसे अलंकार है, फिर से ये रस है, फिर छंद है, ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब चिंतामणि का है कविकुल कल्पतरु जो पूछा जाता है, कविकुल कल्पतरु, कुलपति का रस रहस्य, देव का है काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुरति मिश्र का है काव्य सिद्धांत, कुमारमणि का है रसिक रसाल, श्रीपति का है काव्य सरोज, सोमनाथ या शशिनाथ का है रस पीयूष निधि, भिखारीदास का है काव्य निर्णय। फिर एक बार पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी रचनाएं। चिंतामणि का है कविकुल कल्पतरु, कुलपति का है रस रहस्य, देव है काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, काव्य रसायन को ही शब्द रसायन के नाम से लिखा जाता है। सुरति मिश्र का है काव्य सिद्धांत, कुमारमणि का रसिक रसाल, श्रीपति का काव्य सरोज, सोमनाथ या शशिनाथ का है रस पीयूष निधि, भिखारीदास का है काव्य निर्णय। रूपशाही रूप विलास, जनराज कविता रस विनोद, जगत सिंह साहित्य सुधा निधि, रणवीर सिंह काव्य रत्नाकर, प्रतापशाही काव्य विलास, थान कवि दलेल प्रकाश। और उसके बाद से है रतन कवि फतह प्रकाश। अब देखते हैं रीतिकाल के छंद निरूपक ग्रंथ। अलंकार देख लिए, एक सर्वांग देख लिए जिसमें सभी अंग शामिल हैं। उसके बाद से अब देखते हैं छंद निरूपक ग्रंथ। रचनाकार है चिंतामणि का है पिंगल, मुरलीधर भूषण का है छंदो हृदय प्रकाश, मतिराम का है छंदसार और सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार, माखन का है श्रीनाग पिंगल छंद विलास, जयकृष्ण भुजंग का है पिंगल रूपदोष भाषा, भिखारीदास का है छंदारणो और नारायण दास का है छंदसार। भिखारीदास का है छंदारणो और नारायण दास का है छंदसार, जो कि एक मतिराम ने भी लिखा है छंदसार। इसमें से छंदारणो पूछा जाता है। दशरथ का है वृत्त विचार, नंद किशोर पिंगल प्रकाश, चेतन का है लघु पिंगल, राम सहाय का है वृत्त तरंगिणी, हरिदेव का है छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का है छंदानंद पिंगल। ठीक है, अब रीतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ निम्नांकित हैं। तोषनिधि जो कि पूछा जाता है, तोषनिधि सुधानिधि, तोषनिधि का है सुधानिधि, मतिराम का है रसराज, देव कवि का है भावविलास भवानी विलास और रसविलास, तीनों पूछी जाती है। भिखारीदास का है रस सारांश श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भिखारीदास का है रस श्रृंगार, रस सारांश श्रृंगार निर्णय। रस और श्रृंगार किसका है? भिखारी का। रस श्रृंगार किसका है? भिखारी का। देव का है भाव भवानी रस विलास, भाव भवानी रस विलास ये है देव का। और भिखारीदास का है रस और श्रृंगार, रस सारांश श्रृंगार निर्णय। रसलीन का है रस प्रबोध जिसमें 1155 दोहे हैं, रसलीन का है रस प्रबोध जिसमें 1155 दोहे हैं। पद्माकर का है जगत विनोद, वेनी प्रवीण का है नवरस तरंग। रस प्रबोध किसका है? रसलीन का है जिसमें 1155 दोहे हैं। अब आगे देखते हैं प्रतापशाही का है व्यंग्यार्थ कौमुदी जो कि बार बार पूछा जाता है। प्रतापशाही का क्या है? व्यंग्यार्थ कौमुदी। सुखदेव मिश्र का है रस रत्नाकर रसारणव श्रृंगारलता, रस रत्नाकर रसारणव श्रृंगारलता। मंडन का है रस रत्नावली, ग्वाल कवि का है रसरंग, ग्वाल कवि का क्या है? रसरंग। श्रीपति का रस सागर, याकूब खां का है रसभूषण, रघुनाथ का काव्य कलाधर, उदयनाथ कविंद्र का रस चंद्रोदय, शंभुनाथ का रस कल्लोल रस तरंगिणी, शंभुनाथ का रस कल्लोल रस तरंगिणी,
समनेश का है रसिक विलास, शिवनाथ का है रस दृष्टि, शिवनाथ का है रस सृष्टि, उजियारे दौलत राम का है, याद रखिए, रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश, उजियारे का है रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश, राम सिंह का है रस निवास, सेवादास का है रस दर्पण। उसके बाद से है वेनी बंदीजन का है रस विलास, करण कवि का है रस कल्लोल, नवीन का है रस तरंग, चंद्रशेखर का है रसिक विनोद, सोमनाथ का श्रृंगार विलास, कृष्ण भट्ट देव ऋषि का है श्रृंगार रस माधुरी, यशवंत सिंह का है श्रृंगार शिरोमणि, लाल कवि या गोरेलाल का है विष्णु विलास, ये याद रखिएगा। लाल कवि गोरेलाल जिनका नाम है लाल कवि का है विष्णु विलास। ये सब क्या है, रस निरूपक ग्रंथ हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। आप लोगों ने पढ़ा इसके पहले वाली क्लास में कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रीतिबद्ध कवियों को और उनकी रचनाओं को। चिंतामणि का है रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि का है, पूछा जाता है। कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है, चिंतामणि का। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि का। रसविलास छंद विचार पिंगल, रसविलास छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। अब कुलपति मिश्र का है रस रहस्य, ध्यान रखिए रस रहस्य पूछा जाता है। कुलपति मिश्र का क्या है, रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नखशिख द्रोण पर्व, श्रृंगार सार, संग्राम सार, रस रहस्य, संग्राम सार। कुलपति मिश्र का रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नखशिख द्रोण पर्व। अब है कुमारमणि का रसिक रंजन, रसिक रसाल। रसिक रंजन और रसिक रसाल कुमारमणि का। देव कवि का है भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसन। इनकी रचना सन पूछा जाता है कि कब का ये रचना है, 1689। भाव विलास का रचना काल 1689, भाव विलास का रचना काल 1689। अब यहाँ देखते हैं जाति विलास, देव माया प्रपंच। किनकी रचना है, देव की ही। जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर और सुख सागर तरंग। देव माया प्रपंच इम्पोर्टेंट है। जाति विलास, भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग, ये सब देव की रचना है। अब देखते हैं सोमनाथ की रचना। रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास। सुजान विलास सोमनाथ की रचना है। रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है। सुजान विलास और रस पीयूष निधि ये दोनों रचना सोमनाथ की है। भिखारी दास का है रस सारांश, देखते रहिए इनकी पूछी जाती है रचना। भिखारी दास का है रस सारांश। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी की है। श्रृंगार निर्णय, छंदारणव पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। इसमें काव्य निर्णय और शतरंज शतिका बार बार पूछी गई है। रसिक गोविंद का है रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। ठीक है, प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी बार बार पूछी गई है, 1825 की रचना है। व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825। काव्य निर्णय 1746। काव्य निर्णय किसका है, भिखारी दास का, 1746 में। 1689 में क्या हम लोग देखे हैं, 1689 में है देव की रचना भाव विलास। देव की रचना भाव विलास 1689 में। काव्य निर्णय भिखारी दास का 1746 में। व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 में है प्रताप शाही की। ठीक है, इस तरह से आगे को पढ़ते जाएंगे, पीछे को भी बीच बीच में रटते जाएंगे। काव्य विलास 1809, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825, काव्य विलास 1809 प्रताप शाही की रचना है। काव्य विलास 1809। जयसिंह प्रकाश श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल सखनिक। जिसमें से आप लोगों को याद करना है प्रताप शाही की रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास 1809, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 और काव्य विलास 1809। अब बढ़ते हैं अमीरदास के तरफ। अमीरदास की है सभा मंडन 1827, सभा मंडन 1827, वृत्त चंद्रोदय 1830,
सभा मंडन 1827, वृत्त चंद्रोदय 1830, ब्रजविलास सतसई 1832, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833। ये सब रचनाएं किनकी है? अमीरदास की है। शेर सिंह प्रकाश 1840, फाग 25, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश और वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश। ठीक है, ये सब रचनाएं अमीरदास की हैं। सभा मंडल 1827, वृत्त चंद्रोदय 1830, व्रत विलास 1832, साहित्य सिंधु 1833, शेर सिंह 1840। ये रचनाएं अमीरदास की हैं। ग्वाल कवि का है यमुना लहरी पूछा जाता है। ग्वाल कवि का क्या है? यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नखसिख, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टकम, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बिसा, कुब्जाष्टक, षडऋतु वर्णन, अलंकार, भ्रमभंजन, रसरूप, दृग शतक। ठीक है, ग्वाल कवि की रचना है इंपॉर्टेंट, यमुना लहरी, रसरंग और कवि दर्पण। यमुना लहरी, रसरंग, कवि दर्पण। यमुना लहरी, रसरंग, कवि दर्पण ग्वाल कवि की है। अब देखते हैं तोषनिधि का। तोषनिधि का है सुधानिधि, नखसिख, विनय शतक। सुधानिधि पूछा जाता है। सुधानिधि तोषनिधि की है। सुधानिधि तोषनिधि की है। रसलीन का है रस प्रबोध 1741 में है। अंग दर्पण 1737 में है। अंग दर्पण 1737, रस प्रबोध 1741, 4 साल बाद। अंग दर्पण 1731, रस प्रबोध 1741। यह रसलीन की रचना है। ये दोनों पूछा जाता है। रसलीन की रचना है रस प्रबोध 1741 और अंग दर्पण 1737। अब देखते हैं पद्माकर भट्ट की रचना। पद्माकर भट्ट की रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध प्रकाशा, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली 25। पद्माकर भट्ट की रचना कौन कौन सी है? हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली 25। 7 रचना है पद्माकर भट्ट की। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली 25। बेनी प्रवीण की रचना है श्रृंगार भूषण नवरस तरंग। श्रृंगार भूषण नवरस तरंग है 1817 की, बेनी प्रवीण की है। 1817 में नवरस तरंग लिखा है बेनी प्रवीण ने। फिर है नाना राव प्रकाश। सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार, छंद विचार। सुखदेव मिश्र का वृत्त विचार और छंद विचार। फाजिल अली प्रकाश, फाजिल अली प्रकाश और आध्यात्म प्रकाश, रसारणव, रस रत्नाकर, श्रृंगार लता। यही सुखदेव मिश्र की रचना है। वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश। वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश और अध्यात्म प्रकाश सुखदेव की रचना है। अब यहाँ पर देखते हैं याकूब खां की है रसभूषण 1812 ईस्वी में। रसभूषण किसकी रचना है? तो याकूब खां की रचना है। रसभूषण रचना काल 1812, रसभूषण रचना काल 1812। उजियारे दौलत राम, उजियारे दौलत राम, रसचंद्रिका, जुगल रस प्रकाश, रसचंद्रिका, जुगल रस प्रकाश। राम सिंह का है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास। चंद्रशेखर वाजपेयी का है रसिक विनोद, नखसिख, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी वसंत, हरिमानस विलास, हम्मीर हठ। और यह पूछा जाता है हम्मीर हठ, ध्यान रखिए हम्मीर हठ प्रबंध काव्य है और यह चंद्रशेखर वाजपेयी की है। हम्मीर हठ किसका है? चंद्रशेखर वाजपेयी की। हम्मीर हठ चंद्रशेखर वाजपेयी की है। मतिराम का है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। फूल मंजरी जो कि 60 दोहों में एक एक फूल का वर्णन किया गया है, यह है फूल मंजरी। ठीक है। कृष्ण भट्ट देव ऋषि का श्रृंगार रसमाधुरी 1712 ईस्वी की है और अलंकार कलानिधि। कालिदास त्रिवेदी का पूछा जाता है कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी का क्या पूछा जाता है? कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी की रचना है वार वधु विनोद, राधा माधव, बुध मिलन विनोद, जिसमें से याद करना है आपको कालिदास हजारा। इस कालिदास हजारा में 212 कवियों को रखा गया है, न कि 1000 कवियों को। ठीक है, या पूछा जाता है कि कालिदास हजारा में कितने कवियों को रखा गया? अक्सर ऑप्शन में देता है 1000 कवियों को, लेकिन इसमें 212 कवि सम्मिलित हैं। कालिदास हजारा में कालिदास त्रिवेदी ने 212 कवियों को रखा है। ठीक है। अब देखते हैं जसवंत सिंह की, जो भाषा भूषण बार बार पूछा जाता है।
जसवंत सिंह का है भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। भूषण का है शिवराज भूषण 1673। ध्यान रखिए शिवराज भूषण 1673, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये 3 रचना है, तीनों बार बार पूछी जाती हैं। भूषण की है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण की रचना है 1673, 1673 शिवराज भूषण। अब देखते हैं गोप कवि का रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। अभी हम लोग देखे हैं रामचंद्राभरण यहाँ पर है और यह गोप कवि की रचना है। ठीक है, रामचंद्राभरण गोप कवि की रचना है। अब एक और रचना है कविकुल कंठाभरण, अरे यहीं पर तो है, दूल्हा का है कविकुल कंठाभरण। ये चंद्राभरण, ये कंठाभरण, याद रखिए। कंठाभरण आ जाए कविकुल कंठाभरण, यह दूल्हा कवि की है। रामचंद्राभरण आ जाए तो गोप कवि की है। रसिक सुमित का है अलंकार चंद्रोदय 1729 ईस्वी। रसिक सुमित का है अलंकार चंद्रोदय 1729 ईस्वी। रघुनाथ बंदीजन का है रसिक मोहन 1739 ईस्वी। रघुनाथ बंदीजन का है 1739 ईस्वी में रसिक मोहन। काव्य कलाधर है 1745 ईस्वी में और जगत मोहन है 1750 में। रघुनाथ बंदीजन की तीनों रचना हैं। रसिक मोहन 1739 ईस्वी, रसिक मोहन 1739, काव्य कलाधर 1745, जगत विनोद 1750। ये तीनों रचनाएं रघुनाथ बंदीजन की हैं। दूल्हा का है कविकुल कंठाभरण, इसमें 85 पद्य हैं। दूल्हा के कविकुल कंठाभरण में 85 पद्य हैं। रस रूप है, रस रूप की है तुलसी भूषण। भाषा भूषण किसकी है? भाषा भूषण हम लोगों ने पढ़ा है। भाषा भूषण किसकी रचना है? यहाँ रस रूप की है तुलसी भूषण। और भाषा भूषण की बात करें, यह जसवंत सिंह का भाषा भूषण। ठीक है, जसवंत सिंह का भाषण। मिलती जुलती रचनाओं को आप लोग कवियों के साथ याद करते चलें। जब मिलती जुलती रचनाएं मिले आप उसको दोबारा देख लेना है कि इसके पहले हमने क्या देखा है। ठीक है, कहाँ थे? रसरूप का है तुलसी भूषण 1754। तुलसी भूषण 1754 में रसरूप है और जसवंत सिंह का है भाषा भूषण। अब देखते हैं सेवादास का नखसिक रसदर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले लालजू को नखसिक, राधा सुधा शतक और रघुनाथ अलंकार। मंडन का है रसरत्नावली, रसविलास, नखसिक, काव्यरत्न, नैन पचासा, जनक पचीसी। और यहाँ देख रहे हैं भारती भूषण। यहाँ पर भारती भूषण 1833 ईस्वी में गिरधर दास की। भारती भूषण किसका है? गिरधर दास की है। कविकुल तुलसी भूषण किसका है? रसरूप की। भाषा भूषण किसका है? जसवंत की। भूषण मुरलीधर का है छंदो हृदय प्रकाश 1666 ईस्वी। अलंकार प्रकाश है 1648 ईस्वी। राम सहाय का है वृत्तरंगिणी 1816 ईस्वी। अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी। और वाणी भूषण। माखन का है श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास 1702 ईस्वी। दशरथ का है वृत्त विचार 1799 ईस्वी। अक्सर रीतिकाल के ये जो रचनाएं हैं एकदम मिलती जुलती रचनाएं होती हैं। हर कोई ने नखसिक लिखा है, हर कोई ने रस निरूपक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, अब यहाँ सुरति मिश्र का है, इसमें कौन इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं। सुरति मिश्र का अक्सर पूछा जाता है नखसिक। सुरति मिश्र का है अलंकार माला, रसरत्न माला, रस सरस, रसग्राहक चंद्रिका, नखसिक, काव्य सिद्धांत, रसरत्नाकर और भक्ति विनोद श्रृंगार सागर। काव्य सिद्धांत भी पूछा जाता है सुरति मिश्र का। ठीक है, सुरति मिश्र का है काव्य सिद्धांत, रसरत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। उदयनाथ कविंद्र का है रसचंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोगलीला। रसचंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोगलीला उदयनाथ कविंद्र का है। अब देखते हैं आगे। भिखारीदास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। भिखारीदास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सूरस, तरल गति, सदागति, सुबल, प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया। ये सब क्या है? कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सूरस, तरल गति, सदागति, सुबल, प्रवाह, गंधार, ये मात्रिक छंद हैं। ठीक है, हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है। हिंदी में रीति का अर्थ क्या है? काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं, तो देखिए यहाँ पर
उदाहरण दिए गए हैं। केशवदास का है, दे करके पंक्ति पूछी जाती है, यह पंक्ति किसकी है? तो याद रखिए केशवदास की है। समझे वाला बालकन उड़न पंथ अगाध, समझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। और चिंतामणि की है रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार यह चिंता की है, यानी चिंतामणि की है। और समझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, यह केशवदास की। सो विश्रब्ध नवोढ़यो वर्णत कवि रस रीति, यह है मतिराम की। और सुकविन हूँ कछु कृपा समुझी कविन को पंथ, यह भूषण की है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, यह है देव की। और कई बार पूछा गया है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, यह देव की है। ठीक है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होय, निपुण कर्म कवि कौजु तिहि काव्य कहत सबको, यह है सुरति मिश्र की। छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, यह है सोमनाथ की। और काव्य की रीति सीखी सुकवि ने देखी सुनी बहुलोक की बातें, आगे की पंक्ति है, यह भिखारीदास की है और यह कई बार पूछी गई है। काव्य की रीति सीखी सुकवि न सो, काव्य की रीति सीखी सुकवि न सो, यह है भिखारीदास की। और कछु मुक्त रीति लखी कहत एक उल्लास, बंधव सुकविन के चरण और सुकविन के ग्रंथ, जाते कछु हूँ लहयो कविताई को पंथ। अब दूल्हा की देखते हैं कि थोरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति, थोरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीत, और जहाँ क्रम क्रम दो बार आ जाए वह दूल्हा की है। ठीक है, थोरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। पद्माकर की है ताही को रति कहत है, ताही को रति कहत है रस ग्रंथन की रीति, यह पद्माकर की पंक्ति है। बेनी प्रवीण का देख लेते हैं, या रस अरु नवरस तरंग, या रस अरु नव तरंग में नवरस रीत ही देखी, या रस अरु नव तरंग में नवरस रीत ही देखी, अति प्रसन्न हुए ललन जी किन्हीं प्रीति विशेखी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रताप शाही की पंक्ति को। प्रताप शाही की पंक्ति है, कवित रीति कछु कहत है व्यंग अर्थ चितलाय, कवित रीति कछु कहत है व्यंग अर्थ चितलाय। अगर पूरी पंक्ति न याद हो तो व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा, व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की रचना है। और यहाँ बीच में व्यंग अर्थ आया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर व्यंग अर्थ आया है, यानी व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की रचना है। तो इसको आप लोग देख करके व्यंग अर्थ को ये पंक्ति पकड़ सकते हैं कि यह प्रताप शाही की रचना है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। रीति काव्य को क्या कहा जाता है? यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्रृंगारिक रचनाएं बहुत अधिक सीमा में लिखी गई हैं, श्रृंगारिक रचनाएं। नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतिकाल काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण किसने कहा है? नलिन बिलोचन शर्मा ने। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया रीतिबद्ध। अब देखते हैं रीति सिद्ध। रीति सिद्ध कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नरेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। यह पूछा जाता है कि बिहारी लाल को रसवादी किसने माना है? तो शुक्ल ने रसवादी, नगेंद्र ने ध्वनिवादी। ठीक है, श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। पीयूष वर्षी मेघ की उपमा बिहारी को किसने दिया है? श्री राधाचरण गोस्वामी ने। आइए देखते हैं अब बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त। यहाँ दिया गया है, बिहारी लाल का जन्म होता है 1595 में, मृत्यु होती है 1663 में। जन्म स्थान है गोविंदपुर और पिता हैं केशवदास। नरहरि दास इनके गुरु हैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है बिहारी लाल और महाराजा जय सिंह के ये आश्रय दाता हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, यह पूछा जाता है कि बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है और यह किस में रचित है? दोहा छंद में
रचित है। और इसकी जो भाषा है परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्ति लिखी है। यहाँ कवि की बात कवि का नाम नहीं दिया गया और इसलिए कवि का नाम भी नहीं पूछा जाता है। बस यह पंक्ति देकर पूछी जाती है कि यह किसके बारे में लिखा गया है, तो बिहारी के सतसई के बारे में लिखा गया है। लिखा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे बेधे सकल शरीर। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ग्रियर्सन जी क्या कहते हैं कि ना, यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई रचना नहीं है, यानी बिहारी सतसई एक बहुत ही अच्छी रचना है और इसके समान कोई रचना अन्य हमने नहीं देखा है। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त है और ये टीका पूछी जाती है कि किसने कौन सा टीका लिखा है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी, और जो इन्होंने लिखा है वो किस छंद में है, दोहा छंद में। इनके पुत्र ने जब टीका लिखी तो किस छंद में लिखा, ध्यान रखिए, सवैया छंद में। अब आइए देख लेते हैं टीका किसने किसने लिखा है। यहाँ टीका लिखा है कृष्णलाल कवि, जो कि इनके पुत्र हैं। कृष्णलाल की टीका नाम से प्रत्येक दोहे का सवैया में बस विवेचन किया है। सूरत मिश्र का है अमर चंद्रिका, ये टोटल पूछा जाता है यहाँ का। सूरत मिश्र का है अमर चंद्रिका और लल्लू लाल का है लाल चंद्रिका, जो कि गद्य में हम लोग पढ़ेंगे तो इनका नाम आएगा और यह कई बार पूछा गया। लल्लू लाल का है लाल चंद्रिका, और ये पूछा जाता है कि लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका का अनुवाद किस नाम से किया है, तो लाल चंद्रिका नाम से। प्रभुदयाल पांडे का है, आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई टीका कौन सी है, प्रभुदयाल पांडे की है। अंबिका दत्त व्यास की है बिहार नाम से, और यह रोला छंद में है। ठीक है, वो लिखे दोहा छंद में, इनके पुत्र ने लिखा सवैया छंद में, और इन्होंने लिख दिया अंबिका दत्त ने रोला छंद में। पद्म सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य, इनका नाम कुछ बहुत अलग है इसलिए इसको याद रखिए, क्योंकि सबके में है टीका या उनका नाम आ गया है, लेकिन पद्म सिंह शर्मा में किसी का नाम नहीं है, न बिहारी न पद्म का और न ही टीका का। तो संजीवनी भाष्य किसकी टीका है, बिहारी सतसई की टीका है, जिसको लिखा है पद्म सिंह शर्मा ने। आनंदीलाल शर्मा का है फिरंगे सतसई, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है बिहारी रत्नाकर, कई बार पूछा गया है। 1921 में हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका इनका ही कहा जाता है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका इनका ही कहा जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है बिहारी रत्नाकर, जिसका समय काल है 1921। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इनकी टीकाएँ देखी हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। कृष्णलाल कवि का है सवैया छंद में, सूरत मिश्र का है लाल चंद्रिका, प्रभुदयाल पांडे का है खड़ी बोली में, अंबिका दत्त व्यास का है रोला छंद में, और पद्म सिंह शर्मा का है संजीवनी भाष्य, आनंदीलाल शर्मा का है फारसी भाषा में, और जगन्नाथ दास रत्नाकर का है बिहारी रत्नाकर नाम से 1921 में, जो कि खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका मानी गई है। अब देखते हैं आगे। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद निम्नांकित है। यहाँ पंडित परमानंद को देखिए, इन्होंने श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में अनुवाद किया पंडित परमानंद ने, और प्रीतम ने यानी मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से किया है उर्दू में। तो ये दोनों को आप लोग याद रखिए। प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में लिखा है, प्रीतम को गुलदस्ता दिया जाता है। इससे आप लोग ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं। तो गुलदस्त बिहारी से प्रीतम ने लिखा है उर्दू में, और पंडित ने लिखा है सप्तशती संस्कृत में। ठीक है, बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या कितनी मानी है, 713। ठीक है, बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा है। देखते हैं। अमरुक का है अमरुक शतक संस्कृत भाषा में। इसका मतलब बिहारी सतसई, जब बिहारी सतसई की रचना हो रही थी तो उस पर अमरुक शतक का भी छाया प्रकाश है, और उसके बाद से शालिवाहन का है गाथा सप्तशती, इसका भी उसमें प्रकाश है। प्रकाश का मतलब इसकी उसमें छाया मिलती है।
यानी इससे कुछ न कुछ लिया गया है। गोवर्धनाचार्य का है आर्या सप्तशती, इसकी भी उसमें छाया मिलती है। यानी अमरुक और हाल और गोवर्धन, अमरुक हाल गोवर्धन का है, जिसमें अमरुक का अमरुक और हाल का गाथा, गोवर्धन का आर्या। ठीक है, इन तीनों का प्रभाव पड़ा है सतसई पर, बिहारी सतसई पर। अब आगे देखते हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह है। देख लिया आपने, जो कि ऊपर अभी था, हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं बिहारी के जो बिहारी सतसई है उनकी प्रशंसा में, उनकी रचनाओं के बारे में आचार्य शुक्ल अपना मंतव्य रखते हैं यहाँ पर, जो बार बार पूछा जाता है। तो इसको चलिए पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी हैं। कह रहे हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? तो बिहारी सतसई के बारे में कहा है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। और यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, यह भी शुक्ल जी ने कहा है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ती है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ती है, और यह शुक्ल जी ने बिहारी के बारे में कहा है। अब आगे दिया है कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास के निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। ठीक है, 6वां नंबर में है भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यहाँ तक उन्होंने बहुत ही उत्तम बात कही है कि उनकी रचनाएं बहुत ही मूल्यवान हैं, उनकी कृति बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। यानी इसको निगेटिव में न लीजिएगा। कहते हैं कि अक्सर श्रृंगारिक रचनाएं रीतिकाल में लिखी गई हैं, लेकिन इनकी रचनाओं को देखकर उसे नहीं लगता है कि यह श्रृंगारिक रचनाएं हैं। श्रृंगारी है, लेकिन वहाँ पे कोई अभद्र शब्द नहीं मिलता और ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलता जिससे इसकी जो कृति है वो वैभवपूर्ण न हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। अब तक हम लोगों ने बिहारी के बारे में पढ़ा, अब वृंद को देखते हैं। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था, इनका जन्म मेड़वे में हुआ था तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं काल क्रमानुसार निम्नांकित है। यहाँ पर वृंद की रचनाएं दी जा रही हैं। 12 मासा है 1668 ईस्वी में, जिसमें 12 महीनों का वर्णन है। भाव पंचाशिका है 1686 में, श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है। और नयन पचीसी है 1686 में,
नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, इधर नयन है इधर नेत्र है, इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। पवन 25 है 1691 में षठ ऋतु या खट ऋतु भी इसको पढ़ते हैं, इसका 6वें छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा 1691 में है, आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन है। और यमक सतसई है 1706 में, 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है। अभी हम लोगों ने देखा है बिहारी सतसई में 713 दोहों का वर्णन है, जबकि यमक सतसई में 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है। तो यदि 713 दोहों की बात आए तो वह है बिहारी की, और 715 यमक की बात आए वह है वृंद की। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं निम्न हैं। इधर दी गई है रसनिधि, जिनका नाम है पृथ्वी सिंह। पूछा जाता है रसनिधि का एक और नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। रसनिधि का एक और नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। और उनकी रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त बारहमासा, रसनिधि सागर हिंडोला। इसमें से आप लोगों को याद रखना है रतन हजारा, ठीक है। कालिदास हजारा किसकी रचना थी? कालिदास त्रिवेदी की। रसनिधि का एक और नाम पृथ्वी सिंह, इनकी रचना है रतन हजारा। नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी का है नायिका भेद नक्शिका शतक। नेवाज का है शकुंतला नाटक, यह पूछा जाता है। नेवाज का क्या है? शकुंतला नाटक। कृष्ण कविलाल का है बिहारी सतसई की टीका, जो कि इनके बेटे हैं बिहारी के विदुर प्रजागर। हठी जी का है श्री राधा सूतक, 103 छंद में है हठी जी का श्री राधा सूतक, 103 छंद में है। विक्रमादित्य का है विक्रम सतसई और ब्रजलीला। राम सहाय भगत का है राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगिणी का कहरा। बेनी वाजपेयी का है फुटकर छंद। पजनेश का है पजनेश प्रकाश, नखशिख, मधुर प्रिया। राम सहाय भगत जो यहाँ पर हम देखे हैं, राम सहाय भगत, इनका जो ककहरा है, ये रचना है ककहरा, जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। क्योंकि ककहरा में भी सभी वर्णों को हम लोग देख सकते हैं और अखरावट में भी सभी वर्णों को रखा गया है, ठीक है। इस तरह से इसको इन दोनों को कंपेयर किया गया है कि राम सहाय भगत का जो ककहरा है वह जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। अब आगे रीति मुक्त, रीति सिद्ध देख लिए, रीतिबद्ध देख लिए, अब रीति मुक्त देखते हैं। रीति मुक्त कवि में है आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल सन 1683 ईस्वी से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही, और ये चारों रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आलम की रचना कौन कौन सी है? आलम केली, माधवनाल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही। सुदामा चरित और श्याम सनेही। माधवनल कामकंदला किसकी रचना है? आलम की। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। और यह कोटेशन किनके बारे में शुक्ल ने कहा है? आलम के बारे में। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। रसखान और घनानंद की कोटि में ही आलम की गणना होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। उसके बाद से यहाँ लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि घनानंद के विषय में लिखा है। इधर ऊपर आलम के विषय में लिखा है, इसके बाद से यहाँ घनानंद के विषय में लिखते हैं कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। अब यहाँ घनानंद का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इनका जन्म होता है 1689 में और मृत्यु होती है 1739 में। जन्म स्थान है बुलंदशहर, मृत्यु है वृंदावन। संप्रदाय इनका है निम्बार्क संप्रदाय में ये थे। गणिका सुजान इनकी प्रेयसी थी, सुजान नाम से इनको जानते थे और मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रयदाता थे। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैया लिखा है जो निम्न है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण व सुंदर ताऊ के भेद को जानो, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। और यह जो पंक्ति है यह ब्रजनाथ ने लिखा है।
अब आगे भी ये पंक्ति दी गई है, चाह के रंग में भीजियो गहियो बहुरे बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे जो घन झुके सो घन झुके कवित्व बखानो। और दूसरा है, प्रेम सदा अति ऊंचे लहे सुख है इही भांति की बात छकी सुन के सबके मन लालच दौरे पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी जग की कविताई के धोखे रहे हाँ प्रवीणन की मति जाति जकी समुझे कविता घन आनंद की ही आखिन नेह की पीरत की। अब यहाँ घनानंद की कुछ रचनाएं दी गई हैं। सुजान सार इश्कलता विरह लीला वियोग बेली कोक सार कृपा कंदरस के लिवली रमिनास, जिसमें सुजान सार इश्कलता और विरह लीला, सुजान सार इश्कलता और विरह लीला पूछा गया है कई बार। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में है किंतु फारसी के छंद में है। घनानंद के संदर्भ में यहाँ आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ठीक है, विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ऐसा कौन कहते हैं आचार्य शुक्ल घनानंद के बारे में कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा किया है। घनानंद जी उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। अब आगे कहते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग व चित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल के नूतन काव्यधारा में ही अभ्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। यह घनानंद जी के बारे में आचार्य शुक्ल कहते हैं। इधर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। यह किसने कहा है? दिनकर ने कहा है। बोधा का वास्तविक नाम, अब तक हम लोगों ने घनानंद को पढ़ा, अब यहाँ पर बोधा को देखते हैं यहाँ से। ठीक है, बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया है। कौन किया है? पन्ना नरेश थे, पन्ना के राजा खेत सिंह। उसके बाद से पन्ना के दरबार की सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते हैं। अभी घनानंद को देखे हम लोगों ने, घनानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान, और यहाँ बोधा की प्रेमिका सुभान। ठीक है, बोधा की प्रमुख रचना है बिरहवारिस इश्कनामा, बिरहवारी इश्कनामा। अभी इश्कलता हम लोग देखे हैं, इश्कलता किसका था? घनानंद का। विरहवारिस इश्कनामा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की है। अब यहाँ ठाकुर की बात, बोधा हो गए, घनानंद हो गए, बोधा हो गए, अब ठाकुर। 3 ठाकुर की चर्चा की है। एक है असली वाले प्राचीन ठाकुर, एक है असनी वाले दूसरे ठाकुर, और ठाकुर बुंदेलखंडी। 3 ठाकुर हैं, असली वाले प्राचीन ठाकुर और असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुरदास था। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारीछत थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक ये ठाकुर की कृतियाँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, यानी इसमें कोई बनावट नहीं है। न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान, और न ही अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। द्विजदेव महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे। अब ठाकुर के बाद हम द्विजदेव को देख रहे हैं। ठीक है,
द्विजदेव महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे। तो पूछता है कि द्विजदेव का एक और नाम क्या है? महाराज मानसिंह। ठीक है, महाराज मानसिंह द्विजदेव का नाम है। द्विजदेव प्रमुख रचनाएं हैं, द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी। लतिका बतीसी द्विजदेव की रचनाएं। अब इनके बारे में शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। यानी श्रृंगार परंपरा के लास्ट कवि, अंतिम कवि कौन है? द्विजदेव। और लक्षण ग्रंथ में सबसे अंतिम कवि पद्माकर। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, यह द्विजदेव के बारे में इन्होंने कहा है। ठीक है, अब यहाँ रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। सबसे पहले रीतिबद्ध कवि चिंतामणि, इनकी है रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार या, और इनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु, उससे यह उद्धृत है। फिर एक और है कि अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरे, और यह जो है चिंतामणि की पंक्ति है। उसके बाद से ये सब आप पंक्तियाँ देख लीजिएगा, कहीं से कोई भी पंक्ति पूछी जा सकती है। यहाँ एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, अर्थ शब्द ताको कवित कहत विबुध सब कोय, और यह पंक्ति भी चिंतामणि की है। ठीक है, अब मतिराम की पंक्ति देखते हैं। मतिराम की पंक्ति है कि नृपति नयन कमलनि वृथा चितवत बासर जाहि, हृदय कमल में हरि लय कमलमुखी कमलाहि, और यह सतसई से लिया गया है। उसके बाद से ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पर एक और पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब आंगन चारु गुराई, कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब आंगन चारु गुराई, यह मतिराम की पंक्ति है। अब आगे ये सब पंक्ति है, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ देव की पंक्ति को पढ़ते हैं। देव की पंक्ति है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति यह मोस्ट है, यह पूछा जाता है। ठीक है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ, यह शब्द रसायन जो उनकी रचना है उससे उद्धृत है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उलटी कत नवीन, और यह भी कई बार पूछा गया है, यह देव की पंक्ति है। उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पर एक और पंक्ति हम लोग देखते हैं कि रावर रूप भरो अखियान भरियो सुभरियो उनरियो सुधरियो परे, रावर रूप भरियो अखियान भरियो सुभरियो उनरियो सुधरियो परे, यह पंक्ति है देव की। ठीक है, अब आगे है एक और, यह बार बार पूछा जाता है 16 नंबर का, कि बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी, बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज और सो बिलानो जात, गोरो गोरो मुख आज और सो बिलानो जात, और यह पंक्ति है देव की। भूषण कवि की पंक्ति है कि सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझी कविन को पंथ, यह शिवराज भूषण इनकी जो रचना है उससे उद्धृत है। फिर एक और पंक्ति है कि शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को मशहूर पंक्ति है, यह भूषण की है। इंद्रजिमी जम्भ पर बाड़ो सुअम्भ पर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, और यह बार बार पूछा गया है, यह भूषण की पंक्ति। ये तीनों पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हैं, इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब आगे है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने बीर, तेरी बर छीने पर बीर छीने हैं खलाने के। ये पंक्ति किसकी है? यह आप देख सकते हैं भूषण की है, और इसमें अक्सर अलंकार पूछा जाता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी कि वो 3 बेर खाती है, या किनकी पंक्ति है? तो भूषण की है। और इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है।
अब यहाँ भिखारीदास की पंक्ति देखते हैं कि काव्य की रीति सीखी सुखबीन देखी सुनी बहुलोक की बातें कई बार बता चुके हैं अभी। यह पंक्ति है भिखारीदास की। अब एक और पंक्ति है यहाँ पर मोस्ट आगे के कवि रिझे तो कविताई न तो राधा का नाई सुमिरन को बहानो है। यह भी पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। अब ये सब पंक्ति आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से एक और मोस्ट पंक्ति है यहाँ पर, भाषा वर्णन में प्रथम, भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेखी, उत्तम मध्यम अधम से तीन बाती को लेखी। और यह भी पंक्ति है भिखारीदास की। अब इधर ये सब पंक्तियाँ दी गई हैं। पद्माकर को देखते हैं। पद्माकर की पंक्ति है, आखर लगाए ले तो लाखन की समा हो। ये पंक्ति है पद्माकर की। फिर एक और यहाँ पंक्ति, ये वाली पंक्ति बार बार पूछी जाती है जो मैंने अंडरलाइन किया है कि नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर अयो खिलन होरी। नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर अयो खिलन होरी। और यह पंक्ति पद्माकर की है। गवरे रंग रगी अखियान में ए बलबीर अबीर न मैलो। ये भी है पद्माकर की। ठीक है, यहाँ भी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पर एक पंक्ति है, इसको पढ़ लेते हैं कि मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजबंग। फिर है बंदर को बंद करी बंदर ब सावय गो। यह दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर इन्होंने लिखा था। फिर एक ये पंक्ति है, एक पग भीतर और एक देहरी पे धरे, एक पग भीतर और एक देहरी पे धरे, एक कर कंज एक कर है किवार पर। और यह पंक्ति भी इनकी ही है। अब रसलीन की पंक्ति है, ये मशहूर पंक्ति, इसको पढ़ते हैं कि अमी हलाहल मधभरे श्वेत सामरतनार, अमी हलाहल मधभरे श्वेत सामरतनार, जियत मरत झुक झुकी परत जय चितवत एक बार। और यह रसलीन की पंक्ति है। और एक पंक्ति यहाँ पर मोस्ट है कि कत दिखाई कामिनी दई, कत दिखाई कामिनी दई, दामिनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरे, फर फरात घन माहे। यह है पंक्ति रसलीन की। यह दोनों पूछा जाता है। अब देखते हैं रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल की बहुत सारी पंक्तियां हैं जो पूछी जाती हैं यहाँ पर पंक्ति है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो वध्यो आगे कौन हवाल। और यह पंक्ति इसलिए बार बार पूछी जाती है जब इनका 713 दोहों का बिहारी सत्सई लिखा जाता है, उसमें सबसे पहला दोहा यही है। यह भी पूछा जाता है। कई दोहे दे करके यहाँ से 5 दोहे, मान लीजिए 4 दोहे दे दिए गए और पूछा जाए कि इसमें से सर्वप्रथम जो दोहा था बिहारी का वो कौन सा था, तो ध्यान रखिए यह पहला दोहा है, यह बिहारी का है। ठीक है, और अक्सर इसमें अलंकार भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो ध्यान रखिए इसमें समासोक्ति अलंकार है। यह पंक्ति तब लिखी गई थी जब राजा की ये दरबार में रहते थे और उनकी जब जो पत्नी थी वो बहुत ही कम उम्र की थी और वह राजपाट छोड़ करके उसी में लीन हो गए थे। सब लोगों ने कहा कि बिहारी जी को गुहार लगाया कि आप ही कुछ कहिए, तो यही दोहा लिख करके उन्होंने उनके पास यानी राजा के पास भिजवाया। तो यह दोहा पढ़ते ही फिर वो अपने राजपाट में तुरंत जुट जाते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो वध्यो आगे कौन हवाल। अब दूसरा जो है तंत्रनाथ कवित्र सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ हम किसी को छोड़ नहीं सकते। ये सारे जो पंक्तियाँ हैं, सारी पंक्तियाँ, सारे दोहे ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक और है यहाँ पर, अनियारे दीरग दृगनी, अनियारे दीरग दृगनी, कीति न तरुणी समान, वह चितवनी और एक कछु जी बस होत सुजान। और यह पंक्ति दे करके इसमें भी अलंकार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, एक और यहाँ पंक्ति है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी से दैन कहे नटी जाए। यह उस समय लिखी गई है जब कान्हा जी सोए रहते हैं, अपनी बंसी को अब सर के पास रख लेते हैं और लेटे रहते हैं, तब गोपियाँ आती हैं और बंसी को चुरा लेती हैं। नहीं सॉरी, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी से दैन कहे नटी जाए। हाँ, तभी की ये पंक्ति है। और उनकी बंसी चुरा लेती हैं, जब वो मांगते हैं तो वो कहती हैं कि नहीं है मेरे पास। ऐसे कुछ वर्णन यहाँ पर है। अब
एक और पंक्ति देख लेते हैं। ये पंक्ति है कि दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। और इसमें भी अलंकार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए इसमें असंगति अलंकार है। ठीक है, अब ये पंक्ति देखते हैं। ये तो मशहूर पंक्ति है, सबको याद है, सबको पता है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर यह पाए बौराए। और इसमें अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं यमक अलंकार, लेकिन इसमें काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, काव्यलिंग अलंकार है और यह पंक्ति है बिहारी की। ठीक है, अब एक और पंक्ति यहाँ पर, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हीसो बात। कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं, व्याख्या करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगा। ठीक है, इसमें अलंकार नहीं पूछा जाता है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हीसो बात। अगर इसमें पूछे कि कौन सा अलंकार है, तो कहत नटत रिझत खिजत, तो वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये पंक्ति उस समय है जब भरे भवन में करत है नैनन हीसो बात, जब नायक नायिका दोनों भवन में आते हैं, शादी के समय की बात है, उस समय का वर्णन ये करते हैं। ठीक है, अब एक और पंक्ति है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित स्तुतियो। और यह पंक्ति है बिहारी की, इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, और राधा से गुहार लगाते हैं कि मेरी बाधा को हरो। ठीक है, अब एक और पंक्ति है यहाँ पर, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होय। और यह पंक्ति है बिहारी की, इसमें विरोधाभास अलंकार है। देख रहे हैं इनकी पंक्तियाँ कितनी मशहूर हैं, कितनी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। और इसमें अलंकार पूछा जाता है, इसमें है विरोधाभास अलंकार। इसलिए विरोधाभास अलंकार है कि अगर ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग में बूढ़ रहा है यानी डूब रहा है, तो उज्जवल कैसे होगा, श्याम रंग का होगा ना, सांवला रंग का होगा ना, इसलिए विरोधाभास यानी उल्टा है। ठीक है, अब लास्ट का एक और पंक्ति है, देख लेते हैं। ये सब पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक और लास्ट की पंक्ति देख लेते हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। और यह पंक्ति है बिहारी की, और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में 15 पेज को पढ़ लिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेज थे। इसको आप लोग पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे याद होगा। जब आप ये क्लास पढ़ें तो इससे पहले जो 10 क्लास हो चुके हैं उसको भी आप लोग पढ़ें। ठीक है, उसको भी पढ़ें तब फिर इसको पढ़ें। ऐसे करने से आप लोग यकीन नहीं मानिएगा, 30 दिन जब पूरा होगा उस समय आप लोगों को, उस समय तक सरस्वती पांडे एकदम रट जाएगा। ठीक है, एक बार बस मेहनत करिए, उसके बाद से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है टीजीटी पीजीटी का कि आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।